अंडर कवर एजेंट शनाख्त जाहिर होने और मुल्क बदरी का खौफ। इंडिया की खुफिया एजेंसी राख कैसे बनी और कैसे काम करती है? राख को रिश्तेदारों साथियों की वेलफेयर एसोसिएशन क्यों कहा जाता है? IPS से भर्ती पर सवाल क्यों किया जाता है? राख के अफसरान की तरबियत कैसे होती है? सिफारत खानों में खुफिया तैनाती कौन करवाता है? राह और ISI के दरमियान मुकाबलेबाजी क्यों है? रामेश्वर नाथ काऊ कौन है? राह और ISI का मुवाजना क्यों किया जाता है? क्या ISI दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस टीम है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 22 रोजा जंग फैसला कुन नतीजे के बगैर ही ख़त्म हो गई। इंडिया को बढ़तरी हासिल ज़रूर थी, लेकिन इंडिया के पास ये खुफिया मालूमात नहीं थी कि पाकिस्तान के पास हथियारों की किस हद तक कमी है। कहा जाता है कि 22 सितंबर को जिस दिन जंग बंदी का ऐलान हुआ, पाकिस्तान का तकरीबन तमाम असला ख़त्म हो चुका था। इंडिया की खुफिया एजेंसी राह के साबिक सरबराह शंकर नारेर का कहना था कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल JN चौधरी ने वजीर दिफा यशवंत राव चौहान को इत्तला दी कि फ़ौज ने पाकिस्तान पर फैसला कुन फतह इसलिए हासिल नहीं की कि हमारे पास दुरुस्त इंटेलिजेंस मालूमात नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि ये मालूमात इकट्ठी करने की जिम्मेदारी IB के नाअहल जासूसों को दी गई थी। इस तनकीद का एक नतीजा ये निकला कि इंडिया ने एक नई इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कायम करने का फैसला किया, जिसकी जिम्मेदारी मुल्क से बाहर इंटेलिजेंस जमा करना थी। राह का क़याम 21 सितंबर 1968 को हुआ और रामेश्वर नाथ काऊ को इसका पहला सरबराह बनाया गया। शंकर नाव को इनका नंबर 2 बनाया गया। इन दोनों के अलावा 250 अफराद को इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी राह में मुंतकिल किया गया। 1971 के बाद रामेश्वर नाथ काऊ ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से बराह रास्त राह के एजेंटों को मुंतखब करने की रिवायत शुरू की। नतीजा ये हुआ कि राह में काम करने वाले बहुत से लोगों के रिश्तेदारों और दोस्तों को तंजीम में नौकरियां मिल गईं और ऐसे मजाक में रिलेटिव एंड एसोसिएट वेलफेयर एसोसिएशन इसे कहा जाने लगा। लेकिन 1973 के बाद ये रिवायत बदल गई और बराह रास्त भर्ती होने वालों को सख्त मुकाबले और तरह तरह के इम्तहानात से गुजरना पड़ा। यहाँ पहला इम्तहान एक नफ्सियाती इम्तहान होता है। उम्मीदवारों को सुबह 3 बजे एक ही जगह पर आने को कहा जाता है। वहाँ पहुँचते ही इनका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट पास करने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो एक जॉइंट सेक्रेटरी करवाता है। J. देव रानाडे 1973 में राह के लिए मुंतखब हुए और एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर रिटायर्ड हुए। उनका कहना था कि इंटरव्यू का अगला दौर राह के सीनियर अफसरान NN संतोख और शंकर नायर ने किया। मुंतखब होने के बाद उन्हें 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का भी सामना करना पड़ा, जिसमें सेक्रेटरी खारजा, राह चीफ RN आकाव और एक माहिर नफ्सियात शामिल थे। इनका इंटरव्यू 45 मिनट तक जारी रहा। 2 माह बाद रानाडे को इत्तला मिली कि वो राह में मुंतखब हो चुके हैं। इनके साथ 3 दीगर अफराद प्रताप हैबिलकर, चक्रो सिन्हा और बेधन रावल को भी मुंतखब किया गया। राह के स्पेशल सेक्रेटरी के ओहदे से रिटायर होने वाले राणा बैनर्जी का कहना है कि इसके बाद 1985 से 1990 के दरमियान राह में इस तरह कुछ और लोग भर्ती किए गए, जिसकी वजह से स्पेशल सर्विसेज का क़याम अमल में आया। बाद में ये तजर्बा नामालूम वजूहात की बिना पर रोक दिया गया। अब 95% से ज़्यादा लोगों का इंतखाब इंडियन पुलिस सर्विस से किया जाता है और कुछ लोगों को कस्टम्स और इनकम टैक्स सर्विसेज से इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के काम की देखभाल के लिए लिया जाता है। इस इंतखाबी अमल को राह के बाज़ हलकों में तनकीद का निशाना भी बनाया गया है। राह के साबिक सरबराह विक्रम सोद कहते हैं कि जब कोई शख्स पुलिस सर्विसेज में अफसर बनता है, इसकी औसतन उम्र 27 साल होती है। अगर वो 3 साल के बाद राह में आता है तो इसकी उम्र 30 या इससे ज़्यादा होगी। इस उम्र में इसके लिए खुद को नए पेशे में ढालना बहुत मुश्किल है। इस वक्त वो ज़्यादा ख़तरा मोल लेने की पोजीशन में भी नहीं होता। पुलिस सर्विस से इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोगों को लेना अब इतना मौसर नहीं रहा। ये एक ऐसा पेशा है जहां लिसानी महारत और मालूमात निकालने का फ़न बहुत अहम है, जिसके लिए पुलिस एहलकारों को तरबियत नहीं दी जाती। इन्हें इक्तिसादी, साइबर, साइंसी और स्ट्रेटेजिक शोबों में भी माहिर होना ज़रूरी है, जिसकी तरबियत किसी IPS ऑफिसर को नहीं दी जाती है। मुंतखब अफराद को इंटेलिजेंस मालूमात हासिल करने के लिए बुनियादी तरबियत दी जाती है, जिसके बाद उन्हें फील्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो में रखा जाता है, जहां उन्हें सख्त सर्दी में काम करने का भी तरीका सिखाया जाता है।
दरअंदाजी कैसे की जाए, पकड़े जाने से कैसे बचा जाए, सवालात के जवाबात और नए राब्ते कैसे कायम करें वगैरह भी सिखाया जाता है। मैदान में जाने से पहले उन्हें क्राव मागा में अपने दिफा की तरबियत दी जाती है। ये इसराइली मार्शल आर्ट की एक किस्म है जिसमें दो बदू लड़ाई के लिए गैर रवायती हरबे सिखाए जाते हैं। राणा बैनर्जी का कहना है कि बैरून मुल्क जाने से पहले उन्हें और भी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो बाद में काम आएंगी। जैसे किसी ज़माने में डेड लेटर बॉक्स का चर्चा था। आप कागज़ को दरख्त की जड़ के पास रखेंगे, दूसरे इसे वहां से ले जाएंगे। रखने और लेने के अमल में निशानात लगाने पड़ते हैं। कोड लैंग्वेज लिखना भी सिखाया जाता है। दुनिया के तमाम ममालिक बैरून मुल्क अपने सिफारखानों को जासूसी के अड्डे के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। बैरून मुल्क इंडियन सिफारखानों में भी अक्सर राह के एजेंट तैनात होते हैं। कई बार उन्हें फर्जी नामों से बाहर भेजा जाता है। इसकी पसेपूछ वजह यह है कि इनके असल नाम सिविल सर्विसेज की फहरिस्त में हैं। एक बार राम में काम करने वाले विक्रम सिंह को विशाल पंडित के भेस में मॉस्को जाना पड़ा। इनके खानदान के अफराद को भी अपनी जगह बदलना पड़ी। गैर मुल्की पोस्टिंग के दौरान अगर इनके घर बच्चा पैदा हुआ तो उसकी कुनियत भी जारी रखी गई, जो उम्र भर ही उसके साथ लगी रही। राह के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दुलत एक दिलचस्प कहानी सुनाते हुए उनका कहना था कि इनका एक कश्मीरी दोस्त हाशिम कुरैशी था जिसने पहली बार इंडियन तैयारा हाईजैक किया। उन्होंने मुल्क से बाहर कहीं मिला, दोनों ने मुसाफा किया तो उन्होंने अब कहा मेरा नाम दुलत है। वो कहने लगा ठीक है, बराह करम मुझे अपना असली नाम बताएं। उन्होंने हंसकर कहा कहाँ से लाऊं, ये असल नाम ही है। बाद में उन्होंने कहा कि तुम वही हो जिसने अपना असली नाम बताया। इस सब के बावजूद पहचाने जाने और शनाख्त जाहिर होने का खौफ हमेशा ही रहता है। पेशावर जासूस बहुत जल्द पहचाने जाते हैं। राणा बैनर्जी कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक सिफारती प्रोटोकॉल है कि इंटेलिजेंस कारोबार में शामिल लोगों के नाम जो एक दूसरे को भेजे जाते हैं, इस मुल्क को पेशगी इत्तला दी जाती है। ये तय है कि हम एक दूसरे के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। अगर कोई हद से बढ़कर काम करता है तो उसे वापस बुला लिया जाता है। वो कहते हैं कि हर तरफ किए जाने का खौफ हमेशा रहता है। अगर कोई 3 साल की पोस्टिंग पर जाता है तो वो अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम करता है, लेकिन अगर 6 माह बाद उसे फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने को कहा जाए तो ये एक परेशान कुन सूरत हाल है। ISI पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसलिए राह का इससे मवाजना करना फितरी है। राह के साबिक सरबराह विक्रम सोद का इस हवाले से कहना है कि अगर दोनों एजेंसियों का मुआवजा किया जाए तो राह के पास गिरफ्तारी का हक नहीं है, ना आधी रात को दस्तक देती है। राह मुल्क के अंदर जासूसी भी नहीं करती, जबकि ये सब ISI करती है। राह मुल्क के वजीर आजम को जवाबदेह है, जबकि ISI आर्मी चीफ को रिपोर्ट करती है। हालांकि कागजों पर ये दिखाया गया है कि वो वजीर आजम को रिपोर्ट करती है। ISI की तारीख राह से बहुत पुरानी है। इसकी बुनियाद 1948 में बरतानवी फौज में काम करने वाले एक ऑस्ट्रेलवी ऑफिसर मेजर जनरल वॉल्टर जोसेफ ने रखी थी। राह के साबिक सरबराह AS दुलत कहते हैं कि ISI के साबिक सरबराह असद दुरानी का कहना था कि आपके राह वाले हमसे ज़्यादा होशियार हैं। हमारे यहाँ आने वाले ज़्यादातर फौजी होते हैं, ज़्यादा शोर मचाते हैं। उनका कहना था कि वो भी ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो भी ISI से कम नहीं। पाकिस्तान में भी उनसे यही सवाल पूछा गया। उन्होंने जवाब दिया कि अगर दुरानी साहब कहते हैं कि हम बेहतर हैं तो मैं मानूंगा, लेकिन मैं ये भी कहा कि ISI बहुत बड़ी एजेंसी है, काश मैं इतनी बड़ी एजेंसी का चीफ होता। राह और ISI के दरमियान मुकाबला की कई कहानियां मशहूर हैं। राणा बैनर्जी कहते हैं कि वो 1984 से 1988 तक पाकिस्तान में तैनात रहे। ISI वाले हर वक्त उनके साथ होते थे, इनके घर के सामने बैठा करते। इनकी शिफ्ट सुबह 7:30 बजे से शाम 8 बजे तक होती। उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको मॉनिटरिंग में मौजूद खला को देखना है और फिर इसके मुताबिक अपना काम करना है। एक बार जब वो उनका पीछा कर रहे थे तो उन्होंने डाइवर्जन वाला रास्ता इख्तियार किया और अपनी गाड़ी रोक दी। जब उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी नजर नहीं आ रही तो उन्होंने अपनी गाड़ी उनके घर की तरफ मोड़ दी। वो वहाँ नहीं थे। वापसी पर उन्होंने जब अपनी गाड़ी में उन्हें आते देखा तो उन्होंने उन्हें तंग करने के लिए हाथ हिलाए। इस पर वो बहुत हंसे। राह के साबिक सरबराह संकरन नायर का कहना है कि 1960 और 70 की दिहाइयों में खान अब्दुल गफ्फार खान के बेटे वली खान लंदन में जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। वो भुट्टो के सख्त मुखालिफ थे और भुट्टो पाकिस्तान के नए वजीर आजम बने थे। वो इंदिरा गांधी को सियासी और इख्तलाफी हिमायत का पैगाम देना चाहते थे। उनका कहना था कि उन्हें इनसे मिलने के लिए कहा गया। ये मुलाकात किसी और मुल्क में होना थी क्योंकि लंदन में पाकिस्तानी सिफारतखाना भी इन पर नज़र रखे हुए था।
وہ پہلے لندن اور پھر وہاں سے ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن گئے۔ جب وہاں ناشتہ کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے پیچھے میز پر کچھ لوگوں کو اردو بولتے ہوئے سنا۔ انہیں شبہ تھا کہ وہ لوگ ISI کے ایجنٹ ہیں۔ ان کا شک اس وقت یقین میں بدل گیا جب وہ ناشتہ چھوڑ کر راہداریوں میں انہیں اور ولی خان کو ڈھونڈنے لگے۔ نائر نے فوراً ملاقات کی جگہ بدلی اور ولی خان کو ان کی پسندیدہ مٹھائی کیسی داس کے رس گلوں کا ایک ٹین پیش کیا، جس سے وہ بہت خوش ہوئے۔ انڈیا واپس آنے کے بعد نائر نے ولی خان کا پیغام وزیر اعظم اندرا گاندھی کو دیا۔ پاکستان میں عراق کے جاسوس کے فون ہمیشہ ٹیپ کیے جاتے ہیں۔ رانا بینرجی کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں ان کا ایک ویٹر ہوا کرتا تھا، وہ اینگلو انڈین عیسائی تھا۔ اس کی ایک کمزوری تھی کہ جب بھی وہ شراب پیش کرتا تو پیش کرنے سے پہلے چند گھونٹ پیتا۔ اسے روکنے کے لیے وہ انہیں کہتے کہ پارٹی ختم ہونے کے بعد انہیں وہ ایک مشروب دیں گے جسے وہ اپنے گھر بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے۔ یہی وجہ تھی کہ بینرجی ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایک بار انہوں نے دیکھا کہ وہ عجیب انداز میں کھڑا ہے اور میز کے نیچے پاؤں سے کچھ کھسکا رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک چھوٹی سی ماچس کی ڈبیا کی طرح ہے۔ دراصل وہ کھانے کے کمرے میں ہیئرنگ ڈیوائس لگا رہے تھے۔ انہوں نے وہ آلہ بند کر دیا اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ پارٹی ایسے ہی چلتی رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگلے دن ان کے سفیر نے پاکستان کی وزارت خارجہ سے اس کی شکایت بھی کی۔ 1999 میں را کی اس وقت بدنامی ہوئی جب قندھار ہائی جیک کے بعد انڈیا کو 3 خطرناک انتہا پسندوں کو رہا کرنا پڑا۔ یہی نہیں، اس وقت کے را چیف AS دولت، مسعود اظہر اور مشتاق احمد زرگر کو اپنے طیارے میں سری نگر سے دہلی لائے، جہاں سے اس وقت کے وزیر جسونت سنگھ انہیں اپنے ساتھ قندھار لے گئے۔ جس طرح IC-814 طیارے کو امرتسر سے لاہور تک پرواز کی اجازت دی گئی، اس پر بھی کافی تنقید کی گئی۔ دنیا کے دیگر جاسوسوں کے برعکس را کے جاسوسوں کے سینے پر کبھی کوئی تمغہ نہیں سجایا گیا۔ کارگل جنگ کے بعد را کے وہ لوگ خاموش کھڑے رہے جنہوں نے اس جنگ میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو کھو دیا تھا۔ رحمان نامی ایک جاسوس نے را کے اعلیٰ حکام سے کہا کہ وہ ملک کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کی قربانیوں کا سر عام اعتراف کریں۔ جب یہ تجویز اس وقت کے قومی سلامتی کے مشیر اور وزیر اعظم کے پرسنل سیکرٹری برجیش مشرا کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ کسی نہ کسی طرح یہ خبر اٹل بہاری واجپئی تک بھی پہنچ گئی۔ را کے ان 18 افسران کے نام اور کارگل جنگ میں ان کے کارناموں کو وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے ایک بند ہال میں بلند آواز سے پڑھ کر سنایا گیا۔ را کی تاریخ میں پہلی بار ان جنگجوؤں کو خصوصی تمغوں سے نوازا گیا۔ واجپئی نے را کے اعلیٰ عہدوں سے مصافحہ کیا اور ان گمنام ہیروز کی قربانیوں پر اظہار تشکر کیا۔ اس تقریب کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا گیا اور نہ ہی اگلے دن کے اخبارات میں اس کی کوئی تفصیلات شائع کی گئیں، کیونکہ تقریب منعقد کرنے اور انہیں سب کے سامنے قبول کرنے میں بہت فرق ہے۔ پاکستان سمیت ہر ملک میں کے یہ گمنام ہیروز گمنامی کی تاریخ میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے بھی انہیں ڈھونڈ نہیں پاتے۔